हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 है। बच्चों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बात और बच्चों, अगर आपने हमारा वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बच्चों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है हाउ, पता नहीं बच्चों ये ब्लर क्यों हो रहा है, ओके, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर, यानी अलग अलग तरह की जो भी गैस होती हैं एयर के अंदर उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या किस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। आइए लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपाउंड बाय, और इसको हम अलग अलग हम कंपोनेंट्स में अलग अलग कर सकते हैं, जो कि उसका माध्यम होता है, जो तरीका होता है उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बच्चों हमने पार्ट 3 में पहले ही बता रखा है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। इसे हम एक फ्लो चार्ट के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। द फ्लो डायग्राम फिगर 2.11 शोज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले जो हवा होता है यानी वायु होता है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड एंड कूल बाय। तो सबसे पहले उस हवा को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है प्रेशर बढ़ाकर। ओके, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद लिक्विड एयर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या करता है, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यानी इसको धीरे धीरे जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से इसे हम थोड़ा गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। ओके, तो उसे हमें उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, गैसेस गेट सेपरेटेड, यानी जो भी गैस अलग अलग तरह की होती हैं वो सभी अलग अलग हो जाती हैं अलग अलग हाइट पे। ओके, जो कि यहाँ आपको अलग अलग चीजें बता रखी हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वह हमें मिलेगा, इसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे 183 डिग्री पे। ओके, 183 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। आर्गन हमें 186 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा और नाइट्रोजन हमें मिलेगा 196 पे। ओके, अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में यहां देखिए जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है 20.9, कहीं कहीं पे 21% भी लिखता है। आर्गन हमें अपने एटमॉस्फेयर में 0.9 मिलता है परसेंट और नाइट्रोजन 78.1 मिलता है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम, यानी हमें एयर से अगर गैस चाहिए तो हमें क्या करना होगा। फिगर 2.12 जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एयर से ऑक्सीजन को किस तरह से अलग किया जाता है। वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, यानी एयर में जितने भी तरह के गैसें होती हैं उनको सबसे पहले हमें अलग करना होगा, तभी जाके हमें ऑक्सीजन प्योर मिलेगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी एयर को हम कंप्रेस करते हैं। ओके, प्रेशर डालकर उसके बाद करते हैं क्या, उसको फिर हम ठंडा करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसका टेम्परेचर को घटाकर टू गेट लिक्विड एयर, जिसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, एयर जो है लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू, यानी जब ये लिक्विड एयर होता है फिर वो अलाउ करता है किसके लिए, वार्म अप, यानी स्लोली इन अ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, यानी धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हमें फिर ये चीजें लिक्विड एयर मिलती है। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड, यानी जहां पे गैस सभी अलग हो जाती हैं ऑक्सीजन से, यानी डिफरेंट हाइट्स पर, जो कि अभी हमने ऊपर में पढ़ा, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यानी जो भी उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी क्वथनांक अगर हम कहें हिंदी में, उसके वजह से। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट।
तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वह 78%, जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है वह 0.04%। ओके, बाकी अदर गैसेस भी होती हैं जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर, यानी भाप के साथ साथ। ओके, यानी जो वाटर वेपर आप देखते हैं, वाष्प जो देखते हैं वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल, यानी जब हवा को ठंडा किया जाता है तो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में कौन सा गैस बनता है, तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह होगा -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे कि किस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन को अलग किया जाता है एयर से। तो यहाँ देखिए एयर पास करने का यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया जाता है, उसके बाद एयर को यहाँ से पास करवाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एयर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। ये मशीन इस तरह का एक चीज बना रखी है, एयर के ऊपर हमने प्रेशर डाला, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हॉट एयर यहाँ से पास किया। ओके, और उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो नीचे से हम इसको क्या देते हैं, कोल्ड वाटर को यहाँ से हम पास कराते हैं। ओके, और जब ये पास होते जाता है तो ऊपर में पानी निकल जाता है, बाकी जो एयर बचता है यहाँ से इस तरह से कोल्ड कंप्रेसर, यानी उसको हम टेम्परेचर को ठंडा करते हैं और फिर जाके यहाँ पे सेपरेटर में आ जाता है। सेपरेटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग से निकाल लिया जाता है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ओके, ड्राई आइस किस तरह से दिखता है आप चाहें तो गूगल में वीडियो देख सकते हैं। और यहां से फिर जो है लिक्विड एयर को पास करवाया जाता है एक्सपेंशन जेट के थ्रू। ओके, फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन और आर्गन जो है यहां से निकल जाता है, और बाकी जो यानी वो गैस होने के कारण हल्का हो जाता है, और हल्का जो होता है वो ऊपर से निकल जाता है, और बाकी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो नीचे बॉटम साइड से जाकर एक कंटेनर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसे हम लिक्विड ऑक्सीजन कह रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर कह सकते हैं। ओके, ये कंपोनेंट का मतलब क्या है, यानी जो अलग अलग तरह की गैसें हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट्स कह रहे हैं। ओके, यानी एयर से अलग अलग चीजों को निकालने का यहाँ पूरा डायग्राम से समझाया गया है। ओके, जो कि एयर में हमने ऊपर में पढ़ा कितना कितना परसेंट पे मिलता है हमें हमारे एटमॉस्फेयर पे। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यानी जो प्योर कॉपर सल्फेट होता है उसमें से उसका जो अशुद्धियां होती हैं, यानी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको किस तरह से हम अलग कर सकते हैं। तो इसको हम एक्टिविटी 2.9 को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे क्या करना है, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम, यानी आपको तकरीबन 5 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट का सैंपल ले लेना है चाइना डिश में। बच्चों, ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो कॉपर सल्फेट होता है वह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए होता है, फंगी को, एल्गी को, और जो भी अनचाहे जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, या फिर सॉइल वाटर, इनको रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज होता है। अगर एग्जांपल में नाम बताऊं पाऊं तो इंसेक्टिसाइड हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये कॉपर सल्फेट को डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी थोड़ा सा पानी में इसको घोलना है, डिजोल्व करना है, और उसके बाद फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। इसके बाद फिर क्या है, फिल्टर पेपर से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसको हम क्या करेंगे, एवोपरेट करें, यानी गर्म करके इसको हम एवोपरेट करेंगे, उसके बाद जो हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, कवर द सोल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर। उसके बाद इसको फिल्टर पेपर से इसको कवर कर देना है, ढक देना है, और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना है बिना उसको डिस्टर्ब किए। ओके, कहां पे इसको रखना है, तो रूम टेम्परेचर पे रख देना है, ताकि पूरे दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि ये धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ठंडा हो जाए। ओके, उसके बाद फिर क्या देखिए दिया हुआ है, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको क्या मिलेगा, यानी कॉपर सल्फेट का आपको क्रिस्टल मिलेंगे, दाने मिलेंगे, जो आपने चाइना डिश में रखा था सैंपल को। ओके, तो ये जो भी हमने प्रोसेस किया,
इस प्रोसेस का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस को हम बाद में एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है इसको सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी, यानी जो हमें नमक मिलता है सी वाटर से, उसमें काफी ढेर सारा जो है इम्प्योरिटीज होती है, तो उसमें से प्योर को निकालने के लिए यह क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। ओके, यानी क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करके फिर जो हम नमक अपने खानों में यूज करते हैं, यानी कॉमन सॉल्ट जो यूज करते हैं वो हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, तो आप इसका कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, crystallization is process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution. Okay? आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया हुआ है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवोपरेशन टेक्निक, यानी ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, यह जो पहले हम सिंपल एवोपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे उससे कहीं यह बेहतर समझा जाता है। कुछ यहां पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट कैड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम इम्प्योरिटीज मैनी रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, कुछ ऐसे भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं और उसे हम फिल्ट्रेशन के बाद ही जो है अलग कर सकते हैं। ऑन द एवोपरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। ओके, जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो जो भी दूषित चीजें होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, वो फिल्टर पेपर से जब भी हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो अलग अलग हो जाता है। चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन इज ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम अ वाटर, यानी जो भी हम सी वाटर से नमक प्राप्त करते हैं तो प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही हमें मिलता है, जो कि खाने योग्य होता है। और क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है? सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम मीन्स फिटकरी from impure samples. Okay, thus by choosing one of the above method, अब यहां हमने दो मेथड का देखा, एक एवोपरेशन मेथड देखा और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन मेथड देखा। तो लिखा हुआ है thus by choosing one of the above method according to their nature of components of a mixture we get a pure substance। ये जो भी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? विद एडवांसमेंट इज टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइड, यानी और भी जो टेक्निक है वो सेपरेशन का वो अभी और तरक्की कर गया है। ठीक है, इन सिटीज यानी शहरों में बच्चों क्या होता है? शहरों में क्या किया जाता है, यानी जो हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है वह किस तरह से उसका प्यूरिफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। ओके, ये सप्लाई कहां से होता है? तो जहां पे ये प्यूरिफाई किया जाता है उसके बाद आता है। अच्छा, ये किस तरह से होता है? अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13। ये पूरा प्रोसेस आपको इस फिगर में दिखा रखा है, फिगर 2.13। फ्रॉम दिस फिगर write down the process involved to get the supply of water vapor to your home, drinking water to your home from the water works and discuss it in your classes। यानी इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि यह किस तरह से प्रोसेस होता है और पिक्चर को देखकर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी को लिखना है। ओके, यहां पे देखिए, यहां पिक्चर देख रखा है। रिजर्वियर बेटा जहां पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे रिजर्वियर कह सकते हैं। एक तरह का आप बांध भी कह सकते हैं, डैम कह सकते हैं। ओके, इसको एक इस पाइप के थ्रू इसको यहां से गुजारा जाता है, पानी से सप्लाई किया जाता है और एक यहाँ पे टंकी लगा दिया जाता है जिसका नाम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। बेटा ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? यानी जो भी
इम्प्योरिटीज भारी होता है वह इसके बॉटम साइड में यानी नीचे साइड में जो है आकर शिफ्ट हो जाता है। ओके, यहां पर आकर शिफ्ट हो जाता है, तो इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद जो ऊपर का यानी जो पानी रह जाता है फिर उसको आगे प्रेशर से गुजारा जाता है, जो कि हम उस टंकी का नाम लोडिंग टैंक कह रहे हैं। ओके, यानी सेडिमेंटेशन जो है यानी जो इम्प्योरिटीज है, कंकड़ वगैरह जो है इसमें बैठ जाता है, उसके बाद फिर आगे फिर से प्रेशर से इसको आगे धकेला जाता है, उसको पुश करवाया जाता है, सप्लाई किया जाता है और फिर यहां आकर फिल्ट्रेशन टैंक में जमा हो जाता है। जो भारी भारी इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो सबसे नीचे जाकर, ये देखिए यहाँ पे ग्रेवल दे रखा है, ठीक है, इसके ऊपर में देखिए। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाटर होता है, उसके नीचे फिर फाइन सैंड होता है यानी बालू कण टाइप का होगा, उसके नीचे फिर ग्रेवल होंगे, कंकर टाइप के होंगे, उसके बाद जो है जो भारी वाले होंगे वो सबसे नीचे होंगे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे छान कर देखिए, यहाँ पे जाके हम इस टैंक में रख लेते हैं। और इस टैंक में क्या रखने, अच्छा यहाँ क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम अपना सप्लाई करके घर में पी क्यों नहीं रहे? क्योंकि बच्चों ये जो फिल्ट्रेशन टैंक है यहाँ पे जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो नहीं छन पाते हैं, नहीं मर पाते हैं। ओके, इसलिए हमें क्लोरिनेशन करना पड़ता है, यानी इसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद ही हमारे घरों में ये पीने का पानी आता है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस हुआ बच्चों, आप अपने इसको नोटबुक में लिखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कॉपी में। यहां देखिए इस प्रोसेस का पूरा नाम लिखा है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। ओके, यहां कुछ क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 2.4 जिसका नाम फिजिकल एंड केमिकल चेंज है। ओके बच्चों, ये फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसको हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो भी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties। यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ये सभी हमने पहले ही पढ़ के रखा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी फिजिकल चेंज के बारे में। दिस चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, यानी जो फिजिकल चेंज होता है वह टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, यानी उसको हम फिर से रिवर्स करके वैसा ही बना सकते हैं। और क्या लिख रहा है, और इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यानी फिजिकल चेंज में हम उसी से यानी जो प्रॉपर्टीज होगा उससे हम नया कोई सब्सटेंस नहीं बना सकते, नया प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, और इसमें कोई एनर्जी भी चेंज नहीं होता है। अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें फिजिकल चेंज का तो होगा वाटर एंड आइस, यानी हम वाटर को अगर फ्रिज में रखें तो आइस बन जाएगा, और आइस को अगर हम बाहर निकाल दें तो फिर से मेल्ट करके वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है ना, इसीलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर एंड आइस। ओके, अगर हम एक शब्द में बात कहें तो मेल्टिंग आइस। ओके, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज बिकॉज द चेंजेस अगर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन अ केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same। ओके, आपने समझा इस बात को, यानी जो भी यहाँ एग्जांपल दे रखा है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, यानी ये सभी जो तीनों जो यहाँ दे रखा है ये सभी फिजिकल चेंज होंगे, केमिकल चेंज नहीं होगा, यानी इनसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यह रिवर्सिबल है। ओके, यानी हम चाहें तो वाटर वेपर को कंडेंस करके वाटर बना सकते हैं और वाटर को हम चाहें तो फ्रीज करके फिर आइस बना सकते हैं। ओके बच्चों, यानी ये रिवर्सिबल है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बोथ वाटर ऑफ कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट।
द डिफर इन ऑर्डर एंड इंफेबिलिटी। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ऑयल बर्न्स इन एयर, यानी जो तेल होता है वह हवा में जलता है। वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, यानी जो वाटर होता है वो आग को बुझा देता है। इट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ oil that makes it different from water. Burning is a chemical change. During this process, one substance react with another, undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of a matter and we get new substances. A chemical change is also called chemical reaction. During burning of candle, both physical and chemical change take place. Can you distinguish these? अच्छा बच्चों, आपने फिजिकल चेंज तो जाना, अब हम जान लेते हैं केमिकल चेंज। तो थोड़ा बेटा इससे थोड़ा सा अलग होता है केमिकल चेंज। ओके, अगर इसका प्रॉपर्टीज हम बात करें तो ये क्या होता है? परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जो होता है वह परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है। कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने लकड़ी को जला दिया और लकड़ी जलने के बाद जो ऐश बना, राख बना, क्या उससे दोबारा हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ? परमानेंट चेंज हुआ और इरिवर्सिबल हुआ, यानी वो फिर से लकड़ी नहीं बन सकता जब एक बार जलने के बाद वो राख बन गया तो। ओके, और इससे क्या होता है कि नया प्रोडक्ट बनता है। केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट, जैसे हमने लकड़ी एक प्रोडक्ट हुआ, उसको जब हमने जलाया तो वो राख बन गया, तो राख एक क्या हो गया? नया एक प्रोडक्ट हो गया। ओके, और इसमें एनर्जी हमें मिलता है, यानी जब आप लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे, जलाएंगे उसको, तो जो हीट निकलेगा, तो हीट भी एक तरह का क्या है? वो एक तरह का एनर्जी ही तो है। ओके, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वुड बर्निंग एंड कोल बर्निंग। कोयला का भी वैसे ही एग्जांपल्स हो जाएगा। ओके, फिर से बच्चों यहाँ क्वेश्चन आ गया है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये सभी हम क्वेश्चंस को अलग वीडियो में देखेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यानी बच्चों हमने प्योर और इम्प्योर के बारे में भी हमने पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेस के आधार पे क्या कह रहा है? सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, यानी सब्सटेंसों को हम अलग अलग बांट सकते हैं। किस किस में? या तो एलिमेंट्स में या फिर कंपाउंड्स में। ओके बच्चों, तो हम एलिमेंट्स को और कंपाउंड को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले प्योर के बारे में कि प्योर हमें क्या कह रहा है, प्योर होता क्या है। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। प्योर का मतलब होता है कि सब्सटेंस में किसी तरह का कोई मिक्सिंग या मिलावटी नहीं है। ओके, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे या प्योर कहेंगे। ओके बेटा, और ये जो प्योर सब्सटेंस होता है यह दो तरह का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, रोबर्ट बॉयल वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी ये जो व्यक्ति हैं ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस्तेमाल किया यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 में। यानी ये रोबर्ट बॉयल जो हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि 1661 में यानी 1661 में इस टर्म का यानी इस शब्द का इस्तेमाल किया। किसका? एलिमेंट का। ओके, एंटोन लॉरेंट लेविजर मीन्स 1743 to 94. Okay, French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element. बच्चों इसको उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. यानी केमिकल रिएक्शन करने के बाद हम सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ नहीं सकते हैं इनके अनुसार। ओके, यानी ये जो साइंटिस्ट हैं एंटोन लॉरेंट लेविजर, इनके अनुसार, ये फ्रेंच के रहने वाले केमिस्ट थे। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, जो एलिमेंट्स है वो नॉर्मली जो बांटा गया है उसको हम कह सकते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ओके बेटा, तो अब ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं।
मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी जो मेटल्स है उनका क्या प्रॉपर्टीज होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं। दे हैव अ लस्टर, लस्टर मीन्स शाइनी ऑब्जेक्ट, ओके, यानी इसके पास जब हम मेटल को काटते हैं, जब कभी भी आप देखिए अगर आपके घर में कोई लोहा का चीज होगा उसको आप थोड़ा सा रगड़ने की कोशिश कीजिए तो उसमें से आपको उसका चमक दिखाई देगा। और क्या कह रहा है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और अ गोल्डन येलो कलर, इनका जो कलर होगा वह सुनहरे ग्रे कलर का होगा या फिर सिल्वरी कलर का होगा या फिर हल्का पीलापन होगा उसमें, ओके। और क्या कह रहा है, जो मेटल होता है, मान लीजिए मेटल अगर हम बात करें इनका आयरन का बात करें या फिर गोल्ड का बात करें तो ये जो है ये हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अच्छा कंडक्टर होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है, ओके। देयर आर डक्टाइल, बेटा ये डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल कहने का मतलब कि इसको हम हथौड़े से पीट पीट कर पतला एक तार भी बना सकते हैं, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, ओके। दे आर मेलिएबल, अब ये मेलिएबल क्या होता है बेटा, जिसको हम पीट पीट कर उसका सीट बना सकते हैं, चदरा बना सकते हैं, जो कि आपके यहाँ अगर टीन का बॉक्स होगा या फिर ड्रम होगा, ठीक है। दे आर सोनरस, बेटा ये सोनरस क्या, ये सभी ये जो वर्ड यहां दिया हुआ है इसको आप अच्छे से समझते चलेंगे। लस्टर मीन्स शाइनी यानी चमकीला, और इसका कलर जो होगा वो सिल्वर कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा या फिर येलो कलर का हो सकता है। और ये जो मेटल होता है यह इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का गुड कंडक्टर होता है। और ये मेटल जो है ये क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल कहने का मतलब कि उसको खींचकर हम पतला तार भी बना सकते हैं। मेलिएबल कहने का मतलब कि उसको हम पीट पीट कर हम पतला जो है सीट बना सकते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है बेटा, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, यानी जब कभी भी आप उसको मारेंगे तो उसमें से एक आवाज टाइप का निकलेगा, एक अलग, जैसे आपके अगर साइकिल में घंटी होगा या फिर आपके स्कूलों में जो सायरन होता है, इस तरह का चीज, उसे हम सोनरस कहेंगे, ओके बेटा। आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज, यानी मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके, रूम टेम्परेचर में, ओके, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में। नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा, ये क्या होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज, ओके, यहाँ पे कुछ इसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल के बारे में दिया हुआ है। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी जो नॉन मेटल होता है वह कई तरह के कलरों में मिलता है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी यह ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ओके, यानी ये बैड कंडक्टर होता है। मान लीजिए एग्जांपल हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी ये क्या है, नॉन मेटल है। अगर हम गीली नहीं सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं, ओके, अगर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास करवाएं तो क्या यह पास होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, ओके। या फिर कहने का मतलब कि आपके यहाँ जो तावा होता है जिसके ऊपर रोटी बनता है तो देखते हैं उसमें जो हैंडल लगा होता है वो लकड़ी का होता है, तो क्या होता है, उसको हम पकड़ते हैं तो हमें गर्म नहीं लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, ओके। अगर आप मान लीजिए ऐसा कहा भी जाता है कि किसी को अगर करंट लगे तो आप सूखी हुई लकड़ी से उसे मारिए, है ना, तो उससे क्या होता है, आपको शॉक नहीं लगेगा। हाँ, अगर गीली लकड़ी से आप मार रहे हैं तो आपको शॉक लगने का चांसेस होता है, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है वह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। और क्या कह रहे हैं नॉन मेटल के बारे में, दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी ये जो है ये चमकीला यानी शाइनी नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है, मेलिएबल नहीं होता है। अब लकड़ी को मान लीजिए आप पीट पीट कर या फिर पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, वो भी नॉन मेटल है, उसको आप चाहें तो क्या सीट बना सकते हैं, उसका चदरा बना सकते हैं, नहीं, क्या उसको हम खींच के तार बना सकते हैं, नहीं, ओके। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ नॉन मेटल का क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन में आ जाएगा कोल और कोक।
bromine, chlorine, etc. Some elements have intermediate properties between those of the metal and non-metal. They are called metalloids. यानी कुछ यानी मेटल का और नॉन मेटल का जो गुण मिलता है आपस में, जो मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हो सकता है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। यानी आज के समय, बेटा ये कहां से उठाया गया है? तो ये पीरियोडिक टेबल से उठाया गया है। अगर आप चाहे तो गूगल करके पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं मंडेला जी का। ओके, यानी मंडेला ने इस पीरियोडिक टेबल को, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाए हैं। और इसमें जो है वह तकरीबन 100 से ज्यादा जो है एलिमेंट्स को वहां पे शो किया गया है, भले ही वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो या गैसेस फॉर्म में हो। ओके, और क्या दिया है? 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली, यानी प्राकृतिक तौर पे हमें 92 एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, अब बाकी सब क्या है? मैन मेड है, यानी बाकी सबको इंसानों ने बनाया है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड सॉलिड, यानी सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा। 11 एलिमेंट्स आर, यानी 11 जो एलिमेंट हैं वह गैसियस हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में, ओके, यानी गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। बाकी क्या लिख रहा है? 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो है, बाकी जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? वह रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, वो लिक्विड कहलाएगा, जो कि मरकरी होगा और ब्रोमीन होगा। ओके, मरकरी और ब्रोमीन भी है, ये भी एक तरह का क्या है? तो ये सॉलिड ही है, लेकिन देखने में वो लिक्विड में होता है। ओके, बाकी जो एलिमेंट का नाम लिख रहा है, गैलियम, कैल्शियम बिकेम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव फ्रॉम रूम, यानी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा, यानी 303 केल्विन पे आपको यह लिक्विड फॉर्म में आता है। अब बच्चों बात करते हैं 2.2 कंपाउंड्स टॉपिक को। इसमें क्या कह रहा है कंपाउंड्स के बारे में? ओके बच्चों, कंपाउंड्स होता क्या है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. कहने का क्या मतलब है? इसका ये कहना क्या चाहता है? यानी 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट आपस में मिलते हैं केमिकली, ओके, तो एक डेफिनेट रेशियो में, यानी मान लीजिए एक एलिमेंट का अगर रेशियो 1 है तो दूसरे का भी 1 ही होना चाहिए, दूसरे का 2 है तो सेकंड वाले का भी एलिमेंट का 2 ही होना चाहिए, यानी तकरीबन जो है दोनों का सेम रेशियो होना चाहिए। ओके, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वह डिफिनिट होगा, और इससे क्या होगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसके नाम हम कहते हैं कंपाउंड्स। ओके, इसके आगे देखते हैं, और आगे इसमें हम क्या कह सकते हैं, यानी सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम कंपाउंड का जो सब्सटेंस होता है इसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर एलिमेंट, और इसका जो कंपाउंड होगा वह एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें कंपाउंड का, तो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर में। ओके, यानी H2O की अगर हम बात करें तो H क्या है? एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ओके, और ये दोनों क्या है बच्चों? तो ये दोनों गैस है। आपने पहले ही जाना ना कि ये एयर में क्या होते हैं? गैस होते हैं, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O, जो कि H2O क्या है? एक कंपाउंड है। ओके, एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 2.10 में डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, यानी आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको 2 ग्रुपों में बांट लेना है। मान लीजिए गर्ल्स का एक ग्रुप हो जाएगा, दूसरा ग्रुप बॉयज का हो जाएगा। गिव 5 ग्राम आयरन फिलिंग, ओके, एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप, यानी दोनों को अलग अलग प्लेट में, एक में देना है 5 ग्राम आयरन देना है, और दूसरे चाइना डिश में देना है 3 ग्राम सल्फर पाउडर। ओके, ग्रुप 1 क्या करेगा बच्चों? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग विद सल्फर पाउडर, यानी सल्फर पाउडर और जो भी आयरन पीसा हुआ यानी पाउडर फॉर्म में था, दोनों को आपस में क्या करना है? मिक्स कर लेना है। ओके, ग्रुप 2 क्या करेगा?
मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ये भी क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे जिस तरह से ग्रुप 1 ने मिक्स किया। उसके बाद ग्रुप 2 क्या करेगा, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, यानी इसको तब तक गर्म करते रहना है जब तक कि वह लाल ना हो जाए। ओके, रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसके बाद जब वह पूरी तरह से लाल हो जाए तो उसको अलग हटा लेना है और फिर ठंडा करना है। ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, चेक द मैग्नेटिज्म। अब उसमें जो भी मैग्नेटिज्म है उसको चेक करना है। मटेरियल ऑब्टेन्ड, यानी जो भी मटेरियल को आपने गर्म किया उसका अब मैग्नेटिज्म चेक करना है। अब मैग्नेटिज्म कैसे चेक करेंगे बच्चों, तो उसको करेंगे मैग्नेट के सहारे। आप जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन शर्त क्या था कि किसी भी मैग्नेट का अगर हम मैग्नेटिज्म खत्म करना चाहें तो क्या कंडीशन होता है, या तो उसे हम पीट दें या फिर आग में गर्म कर दें, तो उसके अंदर का जो भी मैग्नेटिज्म होता है वह खत्म हो जाता है। तो अभी जो भी हमने उसको गर्म किया तो उसमें से क्या होगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ओके, ब्रिंग अ मैग्नेट। अब कह रहा है कि एक मैग्नेट लाइए उसके पास में, नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी जो कुछ भी आपने अभी आग में पूरी तरह से जलाया था और ठंडा किया था उसके पास में आप मैग्नेट को ले जाइए और देखिए क्या उसमें चिपक रहा है या नहीं, वो अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, कंपेयर द टेक्सचर, यानी जो भी उसका बनावट है उसको कंपेयर कीजिए, उसके कलर को ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। उसके बाद क्या लिख रहा है बच्चों, एड कार्बन डिसल्फाइड टू 1 पार्ट द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर द मटेरियल ऑब्टेन। नोट में यहां लिखा हुआ है टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। बच्चों इस एक्टिविटी को अकेले में नहीं करना है, जब भी करना है तो अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति के सामने या फिर स्कूल के जो टीचर हैं उनके सामने ही परफॉर्म करना है। ये खुद कोशिश मत कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका हाथ जलने का चांसेस ज्यादा हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है। ओके, नुकसान पहुंच सकता है। परफॉर्म ऑल द above स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट्स मीन्स आयरन और सल्फर सेपरेटली। इन दो यानी आयरन को और सल्फर को अलग अलग करना है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही करना है। ओके बच्चों, यहां पे देखिए अलग अलग दिया हुआ भी है मिक्सचर और कंपाउंड को बारे में। ओके, यहां मिक्सचर के बारे में क्या दिया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, यानी दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, लेकिन कोई नया एंड नो न्यू कंपाउंड इन फॉर्म, मिलाने के बाद भी हमें कोई नया कंपाउंड नहीं मिलेगा। कंपाउंड के बारे में क्या कह रहा है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, यानी ये प्रोसेस करने के बाद एलिमेंट जो रिएक्ट होगा उससे हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। फिर मिक्सचर के सेकंड पार्ट में कह रहा है अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, यानी जितने भी तरह के सब्सटेंस होंगे वो सभी फिक्स होंगे। फिर मिक्सचर में 3 में क्या कह रहा है, 3 नंबर पे अ मिक्सचर शोज, यानी जो मिक्सचर है वो दिखाता है प्रॉपर्टीज किसका, सब्सटेंसेस का। ओके, कंपाउंड के बारे में क्या कह रहा है, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी सभी एक दूसरे से अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज होगा सब अलग अलग होगा। मिक्सचर्स का 4 पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, हम फिजिकल मेथड से सबको अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में लिख रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसे हम कंपाउंड को सिर्फ केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग अलग कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, यानी ग्रुप 1 को जो मिला
वह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जो कि उसका कलर होगा वह कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, कंबस्टिबल होगा। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन ऑफ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन अ क्लास, यानी इस चीज को बच्चों आपको क्लास में करने के लिए एक्टिविटी को मना किया जा रहा है, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकती है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप टू को जो गैस मिलेगा वह मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, जो कि यह भी होगा कलरलेस होगा, ओके। और इसका जो स्मेल आएगा, तो जो सड़ा हुआ अंडे का बदबू होता है ना, स्मेल कुछ उस तरह से ही आएगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने जो कुछ भी एक्टिविटी किया उन दोनों को अलग अलग जो है प्रोडक्ट मिला। दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम, लेकिन शुरुआत का जो मटेरियल था वो एक जैसा था। ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज वेयरेज इन अ ग्रुप ऑफ 2 केमिकल चेंज, ओके, यानी ग्रुप 1 वाले को फिजिकल चेंज मिला और ग्रुप 2 को केमिकली चेंज मिला, ओके बच्चों, जो कि हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ओके। The material obtained by group 1 is a mixture of two substances, यानी जो ग्रुप 1 के जो मटेरियल था वह क्या था, वो मिक्सचर था दो सब्सटेंसों का। और क्या कह रहा है, द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट, और जो सब्सटेंस गिवन था वह आयरन और सल्फर था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर्स आर द सेम एज इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। On heating the two elements strongly with get compound which has totally different properties compared to the combining element. Okay बच्चों, the composition of compound is the same throughout. We can also observe that the texture and color, texture मतलब बच्चों उसका बनावट, shape, size, okay, color of the compound are the same throughout. Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical ऑर्गेनाइजर। तो बच्चों इसको आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप मेरे कहने पे भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पीछे थोड़ा सा भगा के देखिए। जब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बता रहे थे वहां से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो इस वीडियो में इस चैप्टर का मैं कुछ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, ओके। इसका नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। कुछ बच्चों आपको यहाँ पे दे रखा है मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कि एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरे को है मिक्सचर में, ओके। प्योर सब्सटेंस को भी एलिमेंट में और कंपाउंड को किया, जो कि हम अभी जस्ट अभी पढ़े हैं, और मिक्सचर को दो भागों में किया, एक होमोजेनस में किया और दूसरे को हेटेरोजेनस में किया, जो कि हम पार्ट 1 में इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, ओके बच्चों। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका आज खत्म होता है। इसका बाद वाला जो वीडियो आएगा बच्चों, उस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को टच करने की कोशिश करेंगे, ओके बच्चों। इस वीडियो में इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। आप जाके उसे प्लीज डाउनलोड करें और पढ़ें। बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कुछ ना कुछ तो कमेंट आप जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। बच्चों प्लीज जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर थोड़ा अगर लगता है आपको कि कुछ गलती हो रहा है तो वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम समय रहते हुए उसको ठीक कर सकें, ओके बच्चों। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।